आलू की बुआई का सही समय आ गया है, जिसकी बुआई ज्यादातर किसान मजदूरों से कराते हैं, जिससे समय के साथ लागत भी अधिक लगती है और कभी कभी सही समय पर मजदूर नहीं मिलने पर बुआई में देरी भी हो जाती है। किसानों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आलू बुआई यंत्र विकसित किया गया है। आइए इस यंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं आज के इस विशेष अंश में। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीब 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। किसान भाइयों, आलू की खेती उत्तराखंड के मैदानी और उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसकी मुख्य फसल की बुवाई का उचित समय 10 अक्टूबर से है और हमारे किसान भाई इस समय इसकी बुवाई हेतु तैयारी में जुटे हैं। लेकिन देखा जाता है कि किसान भाई आलू की बुवाई मेड़ बनाकर हाथ से करते हैं, जिससे एक तो श्रम समय और लागत अधिक लगता है, वहीं दूसरी ओर कई बार मजदूर समय पर नहीं मिलने से बुवाई में देरी भी हो जाती है और फसल की लागत भी बढ़ जाती है। ऐसे में किसान परेशान रहते हैं कि वह क्या करें, कैसे समय पर फसल की कम लागत में बुवाई करें। तो किसान भाइयों, इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आलू बुवाई यंत्र का निर्माण किया है, जिसके द्वारा कम समय में अधिक एरिया में आलू की निश्चित दूरी पर आसानी से बुवाई की जा सकती है। इस यंत्र में लोहे का एक फ्रेम होता है, जिसमें फरो ओपनर लगे होते हैं। फ्रेम पर एक सीड बॉक्स जिसमें आलू भरे जाते हैं, इसको हॉपर भी कहते हैं। इसमें कतारों की संख्या अनुसार 2, 3 या 4 घूमने वाली डिस्क लगी होती है, जिसमें आलू के साइज के होल कटे होते हैं। यह डिस्क चेन द्वारा ग्राउंड व्हील की सहायता से घूमती है, जो कि फ्रेम पर लगा होता है। सभी डिस्क के पीछे एक एक सीट लगी होती है, जिस पर आलू डालने वाले व्यक्ति बैठते हैं। फ्रेम के पिछले भाग में फरो ओपनर के पीछे मिट्टी चढ़ाने वाले रेजर लगे होते हैं, जो कि कूंड में आलू गिरने के बाद उसे फौरन मिट्टी से ढक देते हैं और उस पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बना देते हैं। किसान भाइयों, हाथों से प्रति हेक्टेयर खेत में आलू की बुवाई करने पर कुल खर्च औसतन 6,000 रुपए आता है। वहीं दूसरी ओर 1 हेक्टेयर खेत पर पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुवाई करने पर औसतन कुल लागत खर्च 3,000 रुपए आता है। इस प्रकार किसान भाइयों, हम कह सकते हैं कि पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू की बुवाई करना लाभप्रद है। किसान भाइयों, पोटैटो प्लांटर कई तरह के होते हैं। यंत्रों की कीमत इसमें लगी डिस्कों के आधार पर निर्धारित होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप पोटैटो प्लांटर खरीदना चाहते हैं तो यंत्र की कीमत और इस पर मिलने वाले अनुदान के बारे में जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। प्रदेश में शरतकालीन गन्ना की खेती अब शुरू हो चुकी है, तो इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए बुआई करते समय कुछ विशेष बातों सावधानियों पर विशेष ध्यान दें, जैसे कि किस्मों का चयन, गन्ने के टुकड़ों का शोधन और बुआई की विधि, जिस पर विस्तार से जानने के लिए आइए मिलते हैं भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के डॉक्टर SN सिंह से। तो मैं किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे जिस खेत से गन्ने का बीज लेना चाहते हैं, उस खेत को देख लें कि खेत की मिट्टी सूखी तो नहीं है। अगर खेत सूखा है या नहीं भी सूखा है तो ये हमारी सलाह है कि किसान भाई उस खेत में पानी जरूर चला दें और पानी चलाने के बाद करीब 6-7 दिन के बाद केवल 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे छिड़क देंगे तो उसमें 2-3 तरह की जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो होती हैं। एक तो ये होती है कि वो उस गन्ने में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, एक जो रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाना जाता है वो भी उसमें बढ़ जाता है। और ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं तो चीनी मिलों में अगर ये गन्ना जाएगा तो वहाँ से चीनी तो कम मिलेगी या बहुत कम मिलेगी, लेकिन ऐसा जो गन्ना है वो बीज के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाता है, एक रामबाण हो जाता है अच्छे जमाव के लिए। तो वहाँ से आपने गन्ने का बीज ले लिया और गन्ने की बीज कटाई से लेकर के बुआई में जितना कम से कम विलम्ब रखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा गन्ने के टुकड़ों में अगर नमी की मात्रा रहेगी उससे जमाव आपको बहुत ही बढ़िया होगा। और देखिए गन्ने का जो जमाव है सारा दारोमदार जो उपज का होता है गन्ने की जमाव पर होता है। गन्ने का जो बीज है कम अवधि का हो,
अगर 8 से 10 महीने का गन्ने का बीज है तो वो ज़्यादा लाभप्रद होगा गन्ने के अच्छे जमाव लाने के लिए। गन्ने की खेती में किस्मों का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज कई ऐसी किस्मों का विकास किया जा चुका है जिनसे किसान अच्छी उपज ले रहे हैं। आइए गन्ने की उन्नत किस्में और उनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, एक किस्म हमारे यहाँ से भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान से निकली है जिसको कि हम कोलख 94-184 के नाम से जानते हैं, और दूसरी एक प्रजाति है जो कोटा जो संस्थान है गन्ने का वहाँ से निकली है जिसको कि हम जानते हैं COPK 05191। इन दोनों प्रजातियों में खास बात यह है कि उत्तर भारत में या जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ की पानी की कमी है और किसान भाई कम पानी दे पाते हैं, ऐसे कम पानी वाली दशाओं में या अगर वर्षा आधारित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमारे गन्ना किसान गन्ना बोते हैं, एक ही दो पानी दे पाते हैं, वहाँ के लिए दोनों प्रजातियाँ बहुत ही अच्छी हैं। एक तीसरी प्रजाति जो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर से निकली हुई है जिसको कि हम कोसा 08272 के नाम से जानते हैं, उस प्रजाति में भी खास बात ये होती है कि उसमें पौधा गन्ने की उपज तो अच्छी है ही है, लेकिन उसकी पेड़ी गन्ने की उपज भी बहुत बढ़िया होती है। तो वो प्रजाति जो पेड़ी गन्ने की उपज भी अच्छी दे और पौधा गन्ने की उपज अच्छी दे, वही हमारी प्रजातियां अच्छी होती हैं। तो इस तरह की 3-4 प्रजातियां हैं जिसको अपना करके हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा गन्ने का उत्पादन ले सकते हैं। अगली किस्म है CO 12029 जिसे पिछले वर्ष ही जारी किया गया है। ये किस्म मध्यम देर से तैयार होती है। इसका गन्ना काफी मजबूत होता है जिसकी वजह से गिरने की समस्या नहीं आती। इसके अलावा लाल सड़न रोग से पूरी तरह से मुक्त है। इसकी पैदावार लगभग 850 से 960 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। बीज के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए एक दवा आती है जिसको कि हम किसान भाइयों कहते हैं बाविस्टीन के नाम से वो दवा जानी जाती है। और इस बाविस्टीन दवा की 115 ग्राम और 115 लीटर पानी में घोल बना करके गन्ने के कटे हुए टुकड़ों को लगभग आधे घंटे तक आपको डुबो के रखना है। अगर जल्दी निकाल लेंगे तो दवा का प्रभाव उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कम से कम आधे घंटे तक उसमें डुबो करके रखें और फिर डुबोने के बाद फिर आपको बीज के रूप में इस्तेमाल करना है। जो बुआई के लिए आपने नालियाँ खोल रखी हैं, शरद काल में 3 फीट की दूरी पर आपको गन्ने की बुआई के लिए नालियां खोदनी है। और नालियों की जो गहराई है, अगर गड्ढा विधि से या ट्रेंच मेथड से बुआई करते हैं यानी कि 30 सेंटीमीटर गहरी नालियां खोदते हैं तो उसमें गन्ने की बुआई करेंगे तो ऐसा गन्ना जमाव के पश्चात जमाव भी उसका अच्छा होगा। और जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो ऐसा गन्ना गिरता भी नहीं है। गन्ने की जो ढकाई है 2.5 से 3 अंगुल ही आप ढकाई करें। ज़्यादा मिट्टी अगर आपने गन्ने की नालियों के ऊपर गन्ने की नालियों में डाल दी तो गन्ने को जमने में बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी और आपके गन्ने में रिक्त स्थान जरूर रह जाते हैं। अगर रिक्त स्थान रह भी जाते हैं और रिक्त स्थानों को हमें नहीं रखना है तो उसमें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? वो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जिस खेत में आप गन्ने का बीज बोया है, गन्ना बोया है आपने, उस खेत के किनारे एक आंख के टुकड़े गन्ने के काट करके एक आप नर्सरी जरूर तैयार कर लें, क्यारी तैयार कर लें और उस नर्सरी में आप सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी बराबर भाग में मिला करके और एक आंख के टुकड़े काट करके उन नर्सरी में आप बुआई कर दें। एक तरफ आपका खेत में गन्ना बोया हुआ है और उसी के साथ ही साथ आपने नर्सरी डाल दी है तो लगभग जमने में 1 महीने का समय लगता है। और 1 महीने का समय के साथ ही साथ आपकी नर्सरी में जो गन्ना बोया हुआ है वो भी जम करके तैयार हो जाता है। तो आपको लगे कि जहां हमारे खेत में एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी आधा मीटर या उससे ज़्यादा है तो वहां पर आप नर्सरी से एक पौधा निकाल करके और उस जगह आपको रोपाई कर देनी है। रोपाई करते समय ध्यान में रखना है कि नर्सरी से जब आप पौधा लेते हैं 2-2, 3-3 पत्ती का हो जाता है तो उस पौधे को ऊपर से 4-5 इंच जरूर उसमें काट दें जिससे कि जो रोपाई के बाद जो नमी का ह्रास होता है पत्तियों से वो नमी का ह्रास नहीं होगा और आपका पौधा पूरी रूप से स्थापित हो जाएगा।
और रोपाई के बाद थोड़ा सा हजारे की सहायता से पानी जरूर डाल दें, जिससे कि उसका स्थापन की प्रक्रिया है वो तीव्र हो जाए और आपका वो जो रोपा हुआ गन्ना है वो सूखे नहीं। मसालों में लहसुन की खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और बुआई का कार्य अक्टूबर माह से शुरू भी हो जाएगा। तो इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए आप लहसुन की बुआई तकनीकी बातों को ध्यान में रखकर करें, जिस पर सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भदोही के डॉक्टर प्रभाष चंद्र सिंह। तो अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लहसुन की खेती की तैयारी कर सकते हैं और इस माह में खेती की तैयारी करने के लिए हमें जो सबसे पहला कदम है वो खेत का चुनाव होता है। तो भूमि के चुनाव के लिए हमें बलुई दोमट या दोमट भूमि का चयन करना चाहिए, जहाँ की शुद्ध जल निकासी की व्यवस्था हो, शुद्ध की कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे पानी नहीं लगना चाहिए। और इसके पश्चात हमारा आता है कि फील्ड गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करके फील्ड को छोड़े रखना चाहिए लहसुन की खेती के लिए। खेत की तैयारी के समय ही हमें जो है उर्वरकों के जो है ध्यान देना चाहिए। उर्वरकों में किसी के पास अभी कंपोस्ट की खाद नहीं है तो ऐसे में केचुए की खाद अगर जहाँ भी उपलब्ध है, जो 4 टन लगभग 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप केचुए की खाद मिलाएं, जिससे कि वो भुरभुरी हो जाए मिट्टी पूरा। और 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है, एनपीके जो है। तो 1/3 हमारा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास हम एक बार में अप्लाई करते हैं भूमि की तैयारी के समय। और नाइट्रोजन की बची 2 मात्रा लगभग 21 से 30 दिन के अंदर पे जो हम पहली खरपतवार की गुड़ाई करते हैं उस समय देते हैं, और दूसरा लगभग 50 दिन पे हम दूसरा नाइट्रोजन का डालते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन लेने में उसकी उन्नत किस्मों की एक अहम भूमिका रहती है। इसलिए आप लहसुन की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। और इसके लिए अभी क्या करते हैं कि इसके बाद हम बीज का चयन का चुनाव करते हैं कि हम बीज का कौन सी वैरायटी लगाएंगे। तो NHRDF की जो वैरायटियाँ हैं, यमुना सफ़ेद है और यमुना सफ़ेद 2, 3, 4 की सीरीज है, और भीमा पर्पल करके एक प्रजाति है जो कि DOGR पुणे से निकाली गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक केंद्र है, जिसकी उपज क्षमता जो है लगभग 200 कुंटल है। तो इसके लिए ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो कि अच्छी पैदावार दे सकें। लहसुन एक 60 डिविजन की क्रॉप है जो कि 120 से 135 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता लगभग 200 कुंटल है। तो बहुत कम समय में किसान भाई लहसुन की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी जो ये प्रजातियां हैं इनका जब चयन कर लेते हैं तो 1 हेक्टेयर लगाने के लिए लगभग 500 से 600 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है, मतलब क्लोव की आवश्यकता पड़ती है। तो लहसुन छीलने के बाद उसको क्या करते हैं, 2 ग्राम के बाविस्टीन प्रति किलोग्राम की दर से उसको 20 दिन करते हैं, जिससे कि जो है कोई रोटिंग की जो समस्या आती है ज़मीन के अंदर वो सड़न पैदा ना हो। और उसकी बुआई जो है लगभग लाइन से लाइन जो हमारी रहेगी वो 15 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी और पौध से जो पौध की दूरी रहेगी वो 8 सेंटीमीटर रहेगी। तो इस प्रकार दूरी को रखते हुए हम 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करते हैं लहसुन के क्लोव की और उसको फिर ढक देते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की बुआई के बाद जो सबसे ज्यादा समस्या देखने में आती है वे है खरपतवारों की। तो आप लहसुन की फसल को शुरुआती अवस्था में खरपतवारों से बचाने के लिए पेंडिमेथिलीन खरपतवार नाशी की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर दें, जिससे आपकी फसल खरपतवार मुक्त रहकर अच्छी बढ़वार करेगी। इसके बाद जो निराई गुड़ाई की बात आती है तो 20 से 25 दिन पे पहले निराई गुड़ाई करते हैं और लगभग 50 दिन पे दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं, जिससे कि हमारे जो खरपतवार हैं वो समय पे निकाले जा सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बांसडीह जिला बलिया के अजीत परिहार ने।
आपने धान की फसल में गंधी कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। धान की अधिकतर फसलें इस समय कल्ले और गोभ की अवस्थाओं पर हैं। लेकिन जिन किसानों ने कम अवधि वाली किस्मों की खेती पहले की है, उनकी फसल में बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं। यह फसल सितंबर के अंत तक तैयार भी हो जाएगी, लेकिन सितंबर में बालियां निकलने के चलते गंधी बग कीट का प्रकोप ज्यादा होता है। इसीलिए किसान भाई सतर्क रहें। यह कीट फूल से लेकर बाली निकलने की अवस्था तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसका वयस्क हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और पौध दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पौध से नुकसान होता है। इसकी मादा कीट पीले हरे रंग की होती है। मादा कीट मध्य पत्तियों के पास दिखाई पड़ती है और दुग्धावस्था पर दाने से रस चूस कर खोखला कर देती है, जिससे बालियों के कुछ दाने सूख जाते हैं और उपज में कमी आ जाती है। जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है, उस खेत से एक विशेष दुर्गंध आती है, जिससे पता चलता है कि धान की फसल में गंधी बग कीट का प्रकोप हो गया है। किसान भाइयों, आइए इसके नियंत्रण के बारे में जानते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए कोई जैविक कीटनाशी अधिकतर कारगर नहीं है, इसलिए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग ही अच्छा विकल्प है। कीटनाशक के रूप में आप मिथाइल पैराथियान धूल की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें, लेकिन बेहतर नतीजे के लिए सुबह 8 बजे से पहले या शाम के 5 बजे के बाद ही भुरकाव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।